रूम चेंज हो गया। अरे भैया कृपा तो इन लोगों की है, ये सुन लें जो ये है। नहीं तो। हाँ भाई, ये जो घर बैठे इनको आवाज आ रही है क्या? अब तो ठीक दिख रहा है। ये तो काला पीला नीला नहीं हो रहा ना? कुछ अब तो। अच्छा, मैं तो दिख ही नहीं रहा इनको। हाँ हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था अब तो ठीक है। चेंज करा दे और महंगा वाला ले लिया अब कैमरा अपन ने। है ना? अरे यार, लेकिन इसमें ये मैं इधर देख के बोलूंगा कैमरा तो इधर का जाएगा, मुझे इधर ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। डिस्कशन में तो कुछ था ही नहीं अपने पास आज। ठीक है। तो अपने कुछ लिख लिया था। हमें समझना था टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना? एक जाने क्या लिख रहा है। अब ज्यादा खराब होगा। ये कौन है? ये कौन नेगेटिव है? क्या, चलो। अपन ने लिख लिया था कि ऑन सेट ए अगर हम बात करें तो कि वॉइड और एम्पिटी क्या होता है। तो देखो, उसमें अगर हम समझने की बात करें तो वॉइड और एम्पिटी में तो कुछ समझने वाली बात नहीं है। उसकी डेफिनेशन एक क्लियर है कि भाई अगर आर किसके बराबर है फाई, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एम्पिटी। क्योंकि कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा था यूनिवर्सल, तो हमें पता है आर किसके बराबर है? ए क्रॉस ए। तो वो सेट अगर पूरा खुद ही बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल। अब जो पहली समझने वाली डेफिनेशन आती है वो आती है अपने पास आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव। है ना? तो पहली डेफिनेशन जो हमें समझनी है आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव। चलो तो उसको समझते हैं। अभी सवाल नहीं कर रहे हैं अपन, सवाल अभी बाद में करेंगे। पहले हम उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं जो हमने लिखी थी। ए हमने ले लिया 1 2 3 एंड फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड एज। मैं कुछ रिलेशन डिफाइन करता हूं। फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड एज। आर, मान लीजिए एक रिलेशन ले लिया मैंने, नल सेट। R1 एक, चलो इसमें तो नल वल भी क्या लेते हैं, इसमें तो वही ले लेते हैं। R1 एक सेट ले लिया मैंने, 1 1 2 2। R2 मैंने एक सेट ले लिया, 1 1 2 2 3 3। और R3 एक सेट ले लिया मैंने, 1 1 2 2 3 3 और 1 3। इस पे समझते हैं। हमें दो चीज में अंतर समझना है, एक आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव। पहले हम इन दोनों के अंतर को समझ रहे हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक जैसी दिखती है हमें, कि आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। तो देखो, दोनों की डेफिनेशन में लिखा है फॉर एवरी ए। फॉर एवरी ए का मतलब जितने भी ए में एलिमेंट है उन सब की बात करनी है। फॉर एवरी ए का मतलब जितने भी ए में एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सब की बात करनी है। फिर उसने लिखा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। फॉर एवरी ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? ए कोमा ए मतलब ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 1 टाइप का एलिमेंट, 2 2 टाइप का एलिमेंट, ये एलिमेंट क्या होते हैं? ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट, है ना? सेल्फ एलिमेंट, इसे सेल्फ रिलेशन भी बोल सकते हैं। 1 1 से कनेक्ट होना, 2 का 2 से कनेक्ट होना। तो ये फॉर एवरी ए का मतलब क्या है? कि इस तरह के सारे एलिमेंट आने चाहिए। फॉर एवरी ए का मतलब क्या है? इस तरह के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो इस तरह के कितने एलिमेंट बनेंगे? 3, 1 1 2 2 और 3 3। तो ये वाला जो रिलेशन है इसमें तो इस पूरे आ ही नहीं रहे हैं। और पूरे नहीं आ रहे हैं तो फिर ना तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, आइडेंटिकल और रिफ्लेक्सिव। तो ना तो ये आइडेंटिकल होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। ना तो ये आइडेंटिकल होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि फॉर एवरी ए
ए कोमा ए तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिकल है। इन दोनों में हम देखें तो सारे एलिमेंट मौजूद है, 1,1, 2,2, 3,3, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट मौजूद है। यहाँ पे उसके अलावा कोई मौजूद नहीं है और यहाँ पे उसके अलावा भी कोई एलिमेंट है। ये डिफरेंस क्लियर होता है ओनली ए। फॉर एवरी ए तो दोनों में लिखा था, तो इसका मतलब सेल्फ रिलेशन सारे दोनों को चाहिए। लेकिन आइडेंटिकल ने लिखा ओनली ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ओनली ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ये आइडेंटिकल है लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। देखो उस ओनली का मतलब क्या है कि इसमें ओनली है लेकिन इसमें ओनली के अलावा भी एलिमेंट है, और अलावा एलिमेंट है तो फिर वो आइडेंटिकल नहीं हो सकता। मतलब आइडेंटिकल क्या कहता है कि सेल्फ रिलेशन अगर पूरे नहीं है तो भी आइडेंटिकल नहीं है, और सेल्फ रिलेशन से ज्यादा कोई एलिमेंट है तो भी आइडेंटिकल नहीं है। सेल्फ रिलेशन से ज्यादा कोई एलिमेंट है तो भी आइडेंटिकल नहीं होगा, सेल्फ रिलेशन कम है तो भी आइडेंटिकल नहीं होगा। जबकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेल्फ एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हो तो उससे रिफ्लेक्सिव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जितने भी ए मौजूद हैं उन सब के लिए ए कोमा ए होना चाहिए, उसके अलावा कोई एलिमेंट हो नहीं हो रिफ्लेक्सिव को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिकल को एक्स्ट्रा एलिमेंट से क्या है, दिक्कत है। एक बार दोबारा मैं बोलूं बात को, तो रिफ्लेक्सिव आइडेंटिकल में क्या डिफरेंस है, सेल्फ एलिमेंट दोनों को चाहिए, अगर सेल्फ एलिमेंट एक भी कम है दोनों नहीं होंगे। आइडेंटिकल ये कहता है कि सेल्फ एलिमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, और रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सेल्फ एलिमेंट के अलावा बाकी हो नहीं हो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है, लिख लो। दोनों के आगे टिक लगा हुआ है। अब जैसे इसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि भाई एवरी आइडेंटिकल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यस, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिकल, नो। एवरी आइडेंटिकल इज रिफ्लेक्सिव, यस, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिकल, नो। ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा है यार। सर शायद आपने उल्टा बोला है, नहीं मेरे ख्याल से मैंने तो सीधा ही बोला है यार। मैंने कहा एवरी आइडेंटिकल इज रिफ्लेक्सिव, यस, एवरी रिफ्लेक्सिव इज आइडेंटिकल। सही बोला ना ये? जितने भी रिफ्लेक्स आइडेंटिकल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है। जितने भी रिफ्लेक्सिव हैं क्या वो आइडेंटिकल होंगे, नो। ये क्लियर है सबको? आगे बढ़े इससे। तो ये अपन ने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिकल की डेफिनेशन को समझा। अब मैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन की बात करता हूँ, है ना। अब सिमेट्रिक की बात करता हूँ, है ना। अब मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, फिर ट्रांजिटिव की बात करूंगा, है ना। सिमेट्रिक की बात करता हूँ तो एक रिलेशन ले लिया मैंने, मान लीजिए नल सेट। एक रिलेशन ले लिया जिसमें मैंने ले लिया 1,2,
एक रिलेशन ले लिया मैंने 1,2, 2,1, एक रिलेशन ले लिया मैंने 1,2, 2,1, 1,3, एक रिलेशन ले लिया मैंने 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2। 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2, 1,2। हमें देखना है कि इसमें से क्या सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक नहीं है। अब हमने लिखा था सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या लिखी थी कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ये लिखा था। अब इसके लिए हमें पहले इफ देन का मतलब क्लियर होना चाहिए। इसके लिए पहले हमें इफ देन का मतलब क्लियर नहीं थी। इफ देन क्या कहता है? इफ देन ये कहता है कि अगर इफ है, अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। इट इज द मीनिंग ऑफ इफ देन। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। और ये मीनिंग आता है कहां से? अगर तुमने इफ देन की ट्रुथ टेबल पढ़ी हो वहां से। इफ देन की ट्रूथ टेबल अगर तुम्हें याद हो, P है, Q है, P इंप्लाइज Q है, ट्रू 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 है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स ट्रू है। तो इसमें यह होता है कि अगर इफ है, इफ है तो देन होना चाहिए, क्योंकि अगर देन नहीं है देन इट इज फॉल्स। और अगर इफ नहीं है, अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। देन हो ना हो, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो अगर इफ है तो देन होना चाहिए, क्योंकि अगर इफ है और देन नहीं है तो फॉल्स बन जाती है बात। इफ है देन है कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्स कब बनेगी? इफ है और देन नहीं है तो फॉल्स है। अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। ये इफ देन का मतलब होता है। और अगर ये मतलब क्लियर है तो फिर मैं लिखता हूं कि ये जो पहले वाला है ये सिमेट्रिक है है पहले वाला सिमेट्रिक है। क्या यहां पे इफ नजर आ रहा है? क्या इफ है? देन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्रिक है। इफ है, देन है, देन कहां है? सिर्फ इफ ही है ना। ए बी है, बी ए कहां है? केवल इफ है, देन है नहीं है, तो दिक्कत है, सिमेट्रिक नहीं होगा। इफ है, देन है, सिमेट्रिक। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। इफ है, देन है, इफ है लेकिन देन नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। इफ है तो देन होना चाहिए, इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। इफ है, देन है, इसका इफ भी यही है, इसका देन भी यही है। ए कोमा बी, बी कोमा ए क्या होगा? 1 1 ही तो होगा। इफ है, देन है, इफ है, देन है, इफ है, देन है, इफ है, देन है, सिमेट्रिक है। इफ है, इफ है, इफ है, इफ है
देन है, इफ है देन है, इफ है सिमेट्रिक नहीं। कोई डाउट हो तो बोल। अभी हम डेफिनेशन समझ रहे हैं, सवाल बाद में करेंगे। अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। ये होती है डेफिनेशन किसकी, सिमेट्रिक की। इसमें किसी को दिक्कत, जो घर बैठे हैं वो? अभी हम सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। और जब तक तुम्हें टाइप्स ऑफ रिलेशन अच्छे से नहीं आ जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे हमें 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, वो मेरा मैटर है ना। क्योंकि मैं पहली क्लास में क्लियर कर चुका हूँ कि अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो दोष किसका, मेरा। और एक बार समझाने के बाद तुमने याद नहीं रखा तो फिर दोष किसका, तुम्हारा। मेरे बारे में तुमने कुछ पता करना होगा तो कर लिया होगा। कल मैंने अपना नाम वगैरह सब बता ही दिया था तुम्हें। करा क्या किसी ने आता पता? अच्छा, ऑलरेडी पता है। फिर ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, आज कर लेना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, मैं तो कल फिर आने वाला हूँ अगली क्लास में। इफ देन वाले में जो रिलेशन आपने बताया था वो रिपीट कर दीजिए। मैंने तो बस यही बताया कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इफ नहीं है तो देन को कोई दिक्कत ही नहीं है, सिमेट्रिक है। अगर इफ है, अगर ए भी नजर आ गया तो बी ए भी उस सेट में होना चाहिए। और अगर ए बी नजर नहीं आ रहा तो फिर बी ए हो ना हो हमें कोई मतलब ही नहीं, ए बी है तो बी ए भी नजर आना चाहिए। और अगर एक भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ देन दोनों है लेकिन इसके लिए नहीं है ना, तो एक भी अगर रिजल्ट फुलफिल नहीं हुआ तो फिर हम उससे नॉन सिमेट्रिक ही कहेंगे ना। इसको आप ऐसे समझे कि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हम कब बताते हैं? ट्रू तो तब होता है जब सब जगह ट्रू हो। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट 1000 वैल्यू के लिए ट्रू है और एक भी वैल्यू के लिए फॉल्स है तो फिर हम क्या कह देते हैं, फॉल्स। एक कॉन्ट्राडिक्शन सफिशिएंट होता है ना। तो भले ही सारे रिजल्ट यहाँ पे सिमेट्रिक वाले सारे हो, लेकिन एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ए बी की जगह बी ए यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर ए बी मौजूद है और बी ए मौजूद नहीं है, बस ये देखना, अगर एक भी ए बी है और बी ए नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, चलो। अभी सिमेट्रिक के ऊपर तो वही पहले वाला क्वेश्चन ही लिखा है कि A1 2 3 देन फॉलोइंग रिलेशन आर डिफाइंड एज। एक लिख रहा है सर R4 में 2 3 दो बार है क्या? 2 3 कहाँ दो बार है यार? ये 2 3 है, ये 3 2 है। दिख तो वैसे साफ साफ रहा है। अरे गेट तो खुला ही रहने दो, खुला ही रहने दो। हाँ। अरे कोरोना चल रहा है ना भाई, तुम्हारे मेरे बीच में एयर पास होती नहीं चाहिए ना। अभी एक और बच्चा लिख रहा है सर अगर 1 2 2 1 और 1 2 हो तो सिमेट्रिक है। ये हर्ष जी। अरे बेटा, तुमने मेरे ख्याल से सेट भी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। सेट में कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। ऐसे थोड़ी ना लिख के छोड़ते हैं, स्टैंडर्ड में इसको ए बी ही लिखते हैं। तो जो तुम लिख रहे हो वो तो लिख ही नहीं सकते हैं सेट में। ठीक है। अच्छा। वो क्या कह रहा है सर, थोड़ा सा फॉन्ट अपना बढ़ाइए। बढ़ाएंगे क्या, चश्मा लगा है? चश्मा तो मेरे भी लगा है यार, ऐसे क्या करता है।
एक बार R3 और समझा दीजिए। अब मतलब समझना क्या चाह रहे हैं इसमें। इसके ऊपर वाला लिखा है, इसके नीचे वाला लिखा है, ये लिखा है, ये इसका है, इसका BA मौजूद नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। मतलब इतना क्लियर लिखा है, देखो ये 2 3 4 5। आप किससे इससे ज्यादा क्या लिखे बताओ यार, समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे मुझे लगता है मजा लेने के लिए पूछ लेते हैं, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ पूछ लेते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है कि जैसे नया नया बैच होता है ना, तो फिर काफी सारे बच्चे टेस्ट भी करते हैं। अब कि नए सर आए हैं पढ़ाने, पुराने वाले हैं, तो टेस्ट करते हैं कि अच्छा कितनी जल्दी गुस्सा आता है ना। अगर अपन कोई फालतू चीज बार बार पूछे तो इनको पैनिक होता है कि नहीं होता है, इस तरह जज करते हैं। क्या चीज? नहीं नहीं, मैं जो कभी गुस्सा, मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे बारे में तुम पता कर सकते थे। मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो मतलब ऐसे सवाल पढ़ता हूँ, मेरे चेहरे पे देखो मुस्कुराहट आती है ऐसे सवाल पढ़ के, मतलब मैं खुश होता हूँ ऐसे सवाल पढ़ के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ, तुम मैंने तुम्हें कल नाम इसीलिए बताया था, बेच भी इसलिए बताया था कि भाई मैं पीफ में किस बेच में पढ़ा के निपटा हूँ पिछले साल, ए में किस बेच, ताकि तुम पता कर लो। ताकि तुम पता कर लोगे तो उससे ये है कि जैसे ये बच्चे कुछ टेस्ट कर रहे हैं, ये टाइम खराब नहीं हो ना अपना। देखो तारीफ भी 2 3 तरह की होती है, भगवान ने कौन सी तरीके कर रहे थे वो, है ना। बच्चे कलाकार होते हैं, बच्चों का तो मतलब खतरनाक होता है मामला, वो कहते जो ही है वो तो सब कलाकार। तो मतलब क्या है, ऐसे तुम पता कर लो तो फालतू अपना टाइम खराब नहीं हो, ये टेस्ट वेस्ट करने में लगे रहते हैं। अभी देखो लिख रहा है सर R4 के एलिमेंट रिपीट कर दीजिए। अभी क्या सर, हैंड राइटिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा हाँ। सर प्लीज R4 एक एलिमेंट रिपीट कर दीजिए, वो क्लियर नहीं है। अब देखो, या तो ये मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई है कंप्यूटर वाली, इसमें तो एक एक वर्ड क्लियर नजर आ रहा है। ये क्या है, जिनको ले रही क्या मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या? अरे पर फर्क पड़ता है थोड़ा सा यार, एक तो बड़े स्क्रीन पे दिख जाए। R4 के एलिमेंट रिपीट नहीं है, चलो R4 के मैं बोल देता हूँ। ये लिखा है बेटा 1,1, ये 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2, ये लिखे हुए हैं R4 के। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैंने रिपीट कर दिए हैं R4 के एलिमेंट। समझो कि ये एलिमेंट इनका फॉन्ट तो सेम ही है। चलो का, बहरहाल अब क्लियर है सबको। अब अपन उस पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव वाले पे, है ना। तो अब हम ट्रांजिटिव वाले पे आते हैं। अरे टेस्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये मजा है। कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं बच्चे, टेस्ट तो करेंगे। चलो चलो, तो फिर इसमें लेते हैं हम, R0 ले लिया, R1 ले लिया, इसमें भी लिखते हैं, फिर दोबारा से लिखता हूँ फिर। अच्छा, जिसमें इसमें 1,2 ले लिया, 2,3 ले लिया। अब इसमें ले लिया भाई 1,2, 2,3 और 1,3। 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3 और 3,2। 1,1, 2,2, 3,3, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2 और क्या बचा, 1,2 और 2,1। और अब की बार हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव।
हमें क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हम चेक करने जा रहे हैं, है ना। और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये चेक करना होता है ना। फिर वही इफ देन, तो यहां भी वही देखेंगे कि अगर इफ है तो देन होना चाहिए, और अगर इफ नहीं है तो फिर देन को कोई दिक्कत नहीं है। यहां इफ है ये दो एलिमेंट का पेयर ए बी और बी सी, इस टाइप का अगर पेयर है तो फिर ये होना चाहिए। ये पेयर पर्टिकुलर है, इसका इसका सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सेम, ए बी और बी सी। तो हमें मिलना क्या चाहिए? ए सी। तो क्या यहां पे ए बी इफ है? नहीं है। इफ नहीं है तो बहुत बढ़िया, ट्रांजिटिव है। क्या यहां पे इफ है? कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो इफ तो ये है, तो ये पूरा इफ है भाई। इफ तो ये पूरा है ना। तो क्या ये इफ है? ट्रांजिटिव है। चलो, क्या यहां पे इफ है? क्या देन है? ट्रांजिटिव नहीं। अगर इफ है तो देन होना चाहिए। अगर इफ है तो देन होना चाहिए। अगर इफ नहीं है फिर देन को कोई दिक्कत नहीं। इफ है, देन है, देखो यहां भी वही रहेगा। अगर एक भी इफ का पेयर है और देन का नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो तुम ऑब्जर्व करो कि क्या यहाँ पे सारे इफ देन बन रहे हैं क्या? दो दो पेयर चेक करके देखो। जैसे 3 3 लिया, ये 3 3 लिया, 3 1। तो 3 3 3 1 से क्या बनेगा? 3 1, वो यहाँ पे मौजूद है। ऐसे चेक करो कि क्या कोई ऐसा पेयर है जो ए बी बी सी तो है लेकिन ए सी नहीं है। अगर तुम ढूंढ पाए तो ठीक, नहीं ढूंढ पाए तो ठीक। 1 2 किससे बनेगा? नहीं, पर है ऐसा कुछ बन रहा है क्या सेट भाई? नहीं, किसका? पहले इफ तो बताओ मुझे कि भाई इस इफ के लिए देन नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि 1 3 है और 3 2 है ठीक है। तो इससे देन बनता है कितना? 1 2। 1 3 और 3 2 से देन कितना बनता है? 1 2। तो अगर 1 3 है, नीला गुला करता हूं, 1 3 है और 3 2 है, तो 1 2 भी इसमें होना चाहिए था। और 1 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब नहीं है। ढूंढ लिया एक, और एक भी ऐसा मिल गया तो फिर नहीं है। लास्ट R5 पे आते हैं। नहीं मतलब तुम चेक कर लो सारे हैं, और तुम्हें लग रहा है कोई नहीं है तो अपनी कॉपी में लिख के देख लो। बिल्कुल, ये रैंडम करना है आपको। जितने भी ऑप्शन है सब ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। अभी हम डेफिनेशन समझ रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं, हम सवाल नहीं कर रहे हैं। जो सवाल मेंस में पूछे जाते हैं वो बहुत आसान है, वो अभी हम करेंगे। वो अभी हम वो सवाल नहीं कर रहे जो पेपर में पूछे जाते हैं। वो सवाल अभी हम करेंगे। वो सभी तो अभी शुरू ही नहीं हुए जो पेपर में पूछे जाते हैं। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन समझ रहे हैं। सारे हैं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अभी हम डेफिनेशन को समझ रहे हैं, इफ देन को समझा रहा हूं अभी तो मैं। अब अभी हम सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ट्रांजिटिव समझने पे ध्यान दे रहे हैं। किसी के लिए, अरे बेटा शॉर्ट ट्रिक, ये देखो अभी पढ़ाना शुरू हुआ नहीं, शॉर्ट ट्रिक।
क्या करें इनका। अरे ये तो सब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ डेफिनेशन। अभी वो सवाल तो, अरे मैंने कहा ना अभी सवाल तो शुरू ही नहीं किए, सवाल करूंगा तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना। अभी तो सवाल ही शुरू नहीं किए बेटा, ये तो डेफिनेशन समझ रहे हैं। ये तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं बढ़िया टीचर हूँ और मैं डेफिनेशन को भी कितना डिटेल में जाके समझाता हूँ। अरे बच्चा ही नहीं समझ पाया है तो इतनी मेहनत बेकार गई। ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मैं भी बढ़िया टीचर हूँ और मैं डेफिनेशन समझाने में भी कितना टाइम लगाता हूँ। ओहो, सवाल तो अभी शुरू ही नहीं किए। हाँ आप बताओ क्या। ये तो डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बोला तो था शुरू में, सवाल तो किया ही नहीं, कैसे समझाएं। हाँ सवाल तो अभी करेंगे, जो फटाफट फटाफट कर देंगे, सवाल तो फिर 2-2 मिनट में हो जाएंगे। सवाल नहीं करे अभी अपन ने बेटा, अभी तो डेफिनेशन समझ रहे हैं। R3 में थर्ड वाला 3-1 रहता तब ट्रांजिटिव नहीं होता। R3 में 3-1 रहता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। वो तो देखना पड़ेगा कि उन दो से अगर तीसरा वाला पेयर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो नहीं। डेफिनेशन समझ ली। अब जो भी तुम्हें लग रहा है उसमें ऐसे बना के देखें, अगर बनता है तो ठीक है और कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर 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 कुछ भी नहीं है। ऑर्डर क्या है, एक यहां से उठाया एक यहां से उठाया, काहे का ऑर्डर है। बस ये जरूर देखना है कि ए बी और बी सी ये दोनों एलिमेंट सेम देखने हैं। ये दोनों सेम हैं तो ये वाला होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए, बस ये देखना है। अब वो एलिमेंट जैसे एक मैंने यहां से उठाया ये उठाया तो ये है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ पे कहीं भी नहीं है और 1 2 नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है, खत्म बात। हाँ अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एसी ही होना चाहिए ना, सीए नहीं चलेगा ना। अरे बेटा सीए कैसे चलेगा यार, अगर एसी की जगह सीए चल जाएगा तो फिर कल अपन ने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। फिर शुरुआत में ऑर्डर्ड पेयर क्यों पढ़ाया, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए पढ़ाया कि भाई ए बी एक अलग चीज है और बी एक अलग चीज है। फिर तो सब बेकार है फिर तो, है ना। ए बी ही चलेगा, बी सी ऑर्डर ही तो है, ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है। अगर उसमें ऑर्डर ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर ध्यान क्या रखेंगे भाई। चलो तो अब क्लियर है, अब आगे बढ़े। चलो तो ये अभी अपन ने सबकी डेफिनेशन समझ ली है। अब अपन सवाल करना शुरू करते हैं, है ना। अब सवाल करना शुरू कर ही लेते हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज्यादा डेफिनेशन समझ ली। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ज्यादा समझा दो ना तो भी दिक्कत आने लग जाती है मुझे, इसलिए अब ज्यादा नहीं समझते, अब अपन सवाल शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा इसी पे रिसर्च करने लगता है, अच्छा डेफिनेशन समझ ली ना मैंने, बस अब देखो। हाँ तो इसलिए अब अपन सवाल पे आते हैं। चलो तो अब सवाल करना शुरू करते हैं डेफिनेशन समझने के बाद। तो अब मैं कुछ रिलेशन लिखूंगा और हमें हर रिलेशन में चार चीजें देखनी है। चार चीजें कौन कौन सी देखनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। चार चीजें हम देखेंगे, चाहे मैं कुछ भी लिखूं रिलेशन में, हम सिर्फ चार ही चीजें देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, क्योंकि वही सवाल में पूछा जाता है। चलिए तो सवाल लिखते हैं, रिलेशन आर। रिलेशन आर डिफाइन किया गया इस तरह, एक्स कोमा वाई, वाई इक्वल्स टू x+1 ऑन सेट ए। ऑन सेट ए, ए है अपने पास 1 2 3 4 5 इज, चार चीजें देखना है अपने को ना। अब हर सवाल में यही चार चीजें देखने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, चार चीजें देखेंगे। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा, हम हर सवाल में यही चार चीजें देखने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, हर सवाल में हम यही चार चीजें देखेंगे। अब हम सिर्फ रिलेशन ही लिखेंगे इसके बाद हमेशा, है ना। अब देखो अभी जो हमने तरीका सीखा,
अभी जो हमने तरीका सीखा अभी जो हमने तरीका सीखा वो तो ये है कि भाई हम जैसे ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन ये लिखा हुआ है कि x रिलेटेड y का मतलब है y बराबर x+1, है ना। एक्स वाई में लिखें, ए बी में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है अपने पास, है ना। अब अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो हम रिलेशन डिफाइन कर लें। रिलेशन कैसे डिफाइन कर लें? x1 डालेंगे तो y कितना 2, x2 डालेंगे तो y कितना 3, 3 डालेंगे तो 4, 4 डालेंगे तो 5 और 5 डालेंगे तो 6। लेकिन ये तो नहीं लेंगे क्योंकि 6 तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं लेंगे, तो ये 4 एलिमेंट आ गए। अब मुझे देखना है रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। रिफ्लेक्सिव लेके लिए तो 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, 4,4 चाहिए और 5,5 चाहिए। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। 1,2 है, 2,1 नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है। तो 1,2 2,1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? 1, 2, 2, 3 नजर आ रहा है लेकिन 1, 3 नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर तीनों नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। इक्विवेलेंस के लिए तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोल्व करना। देखो मैंने ऐसे रिलेशन डिफाइन करके तुम्हें सब देखना समझा दिया है ना, लेकिन ऐसे नहीं करना है अपने को सवालों को। तो अब इसको लिखो, फिर उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ, मेथड सेकंड पे आता हूँ। है ना। चलो अब देखो हमें क्या करना है कि हमें इस सवाल को ऐसे नहीं करना है, हमें सवालों को कुछ ऐसे करना है कि हम रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे और ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे। समझे बात को? सिमेट्रिक कैसे चेक, रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे कि x रिलेटेड x, सेल्फ रिलेशन x रिलेटेड x, x रिलेटेड x ट्रू बन रहा है या फॉल्स बन रहा है। हमें इसमें क्या चेक करना है कि x रिलेटेड x, x रिलेटेड x क्यों लिखा? क्योंकि a कोमा a देखना है ना, b कोमा b देखना है, c कोमा c देखना है, तो मतलब x रिलेटेड x देखना है। तो हमें रिफ्लेक्सिव में क्या देखना है कि x रिलेटेड x को डिफाइन करना है। अगर ट्रू बना तो रिफ्लेक्सिव, फॉल्स बना तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां मैं देख रहा हूं x रिलेटेड x का मतलब x+1 0 बराबर 1। कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट? फॉल्स है। फॉल्स है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव हमेशा हम ऐसे ही चेक करेंगे कि भाई हम x रिलेटेड x लिख देंगे और अगर वो फॉल्स आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रू आया तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? हम x रिलेटेड y लिखेंगे और हम y रिलेटेड x पे पहुंचना चाहते हैं। अगर हम इससे इस पे पहुंच गए तो सिमेट्रिक है, और अगर नहीं पहुंच पाए तो सिमेट्रिक नहीं है। यही करना है हमें, इससे इस पे पहुंचना है। अगर इससे इस पे पहुंच गए तो सिमेट्रिक, इससे इस पे नहीं पहुंचे तो सिमेट्रिक नहीं है। अब इसका मतलब y इक्वल्स टू x+1, इसका मतलब x इक्वल्स टू y+1, यही तो है भाई। अगर इसका मतलब y बराबर x+1 तो इसका मतलब क्या? x इक्वल्स टू y+1। क्या इससे मैं इस पे पहुंच सकता हूं? क्या मैं इससे इस पे पहुंच सकता हूं? नहीं। ऐसा कोई जादू थोड़ी ना आता है मुझे कि मैं इससे इस पे पहुंच जाऊं। भाई अगर y बराबर x+1 है तो x बराबर तो y-1 आएगा यहां से, नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। अब हम आते हैं किस पे? ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव पे मैं x रिलेटेड y लूंगा, y रिलेटेड z लूंगा, और मुझे इससे पहुंचना है x रिलेटेड z पे। अगर मैं इससे इस पे पहुंच गया तो ट्रांजिटिव, और नहीं पहुंच पाया तो ट्रांजिटिव नहीं है, है ना। ये लेना है, इस पे पहुंच जाना है।
अगर इससे इस पे पहुंच गया तो ट्रांजिटिव, नहीं पहुंच पाया तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब क्या है z इक्वल्स टू वाई प्लस वन, इसका मतलब मुझे चाहिए क्या, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, चाहिए क्या, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यही तो होगा इसका मतलब, x रिलेटेड z का मतलब। तो क्या इन दोनों से ये आ जाएगा, इन दोनों से तो ये आएगा, अगर y की वैल्यू यहां पे डाल दोगे तो x प्लस टू आएगा, ये तो नहीं आएगा। इन दोनों से तो z और x में रिलेशन ये आएगा, मुझे तो ये चाहिए, इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब मैं इस तरह के भी दो सवाल और करूंगा, ऐसे कैसे लिख के जमा के, फिर अपन बात करेंगे कहाँ दिक्कत है कहाँ दिक्कत नहीं है, इसको लिखो। सब में अपन यही पैटर्न फॉलो करेंगे। इसके लिए ट्रू फॉल्स देखेंगे, ये लिख के वो लाएंगे, अगर इससे वो आ गया तो सिमेट्रिक, नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं है, ये दोनों लेंगे और उसको लाएंगे। अगर एक्स वाई वाई जेड से एक्स जेड आ गया तो ट्रांजिटिव, नहीं आया तो ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, आप जितने भी सवाल करेंगे सब मेथड टू से करेंगे। है ना, वन से नहीं करेंगे, वन तो मैंने सिखा दिया बहुत सारा। अब हमें ये जो लिखना है ना, ऐसे लिख के लिखना है। हालांकि जब मेंस में पेपर देने बैठेंगे तो वन और टू दोनों नहीं लगाना है है ना, तब तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक कर देना है। तब तो ना ऐसे लिखना है ना वैसे लिखना है, कैसे भी नहीं लिखना है। तो जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर टिक कर देना है, वो भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, है ना। बोर्ड में ही लिखा ना, नहीं नहीं, वन टू कुछ भी लगा सकते हो। और अभी एनसीईआरटी होमवर्क में देंगे अपन कल तक, तो उसमें पता लग जाएगा कैसे लिखना है। वो कोई इस तरह की कोई चिंता तुम्हें नहीं करनी है ना, तुम्हें तो बस एक चिंता करनी है कि मैं ये सिखा के जब निमट जाऊंगा तो तुम्हें याद कैसे रहेगा। मैं इसमें भी तो आएगा, मैं तो कहीं के लिए भी बात कर रहा हूँ कॉमन। जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि ये सब तुम्हें याद कैसे रहेगा, है ना, बस वही एक प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि ये जो आसान होता है ना, ये याद नहीं रहता। और सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। सिलेक्शन का मतलब एडवांस में 2000 के अंदर रैंक की बात चल रही है, 10,000 8,000 9,000 इस तरह की रैंक की बात अपन नहीं कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब है 2000 के अंदर रैंक, और उसके लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। उसके लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, थोड़ा सा इधर खड़ा हूं ये तो ऑनलाइन लोग कुछ, उसके लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। बोलते ही नहीं हो तो मैंने 3 बार बोल दिया, सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या जरूरी है, आसान। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, इसका मतलब अच्छा दिमाग लगा, अच्छा इसका मतलब आसान आसान ही पढ़ा के जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ऐसा नहीं है, मतलब अब क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान,
और बच्चे को मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आ जाए तो दिमाग लगाया। अच्छा, पहले पढ़ते थे तब तो आधा समझ में नहीं आता था, और समझ में नहीं आता था तो सर कहते थे बेटा एडवांस की तैयारी है, सब समझ में थोड़ी ना आएगा। और अब ये आए हैं ये कह रहे हैं उनने का सिलेक्शन के लिए क्या आना जरूरी है, आसान और पढ़ा हुआ भी समझ में आ गया, इसका मतलब एडवांस लेवल की तैयारी नहीं चल रही है। बच्चा है, टैलेंटेड है, कुछ भी मनी निकाल देता है। तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भाई सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान। लेकिन मैं सब पढ़ाऊंगा, आसान भी पढ़ाऊंगा, टफ भी पढ़ाऊंगा, जो एडवांस तक के सिलेबस में आता है वो भी पढ़ाएंगे, जो कभी नहीं पूछा गया है वो भी पढ़ाएंगे, है ना। ऐसे मैं सब पढ़ाऊंगा, और पढ़ाते वक्त बोलूंगा भी सही कि भाई ये यहाँ तक का एडवांस के लिए जरूरी है, यहाँ तक का मेंस के लिए जरूरी है, ये एडवांस के भी मेरे के लिए भी जरूरी नहीं है। ऐसा मैं बोलूंगा भी सही पढ़ाते वक्त। अच्छा, ये हो गया सबका। चलो तो अब अगला सवाल लिखते हैं। तो अगला लिखो, रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन आर ऑन, हाँ क्वेश्चन ही लिखेंगे बस और क्या, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, relation R on set of natural number is defined as, relation R on set of natural number is defined as, relation R on set of natural number is defined as, कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम, x रिलेटेड y, x रिलेटेड y को मान लिया जाए x ग्रेटर देन y, x रिलेटेड y को क्या मान लिया जाए, x ग्रेटर देन y। अब हम फिर वही तीन चीज पे आ जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करने जा रहे हैं एक्स रिलेटेड एक्स, एक्स रिलेटेड एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन एक्स। क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमने कहा इससे इस पे जाएंगे, अगर गए तो, नहीं गए तो नहीं है। एक्स रिलेटेड वाई का मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई रिलेटेड एक्स का मतलब वाई ग्रेटर देन एक्स। क्या इससे इस पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। चलो ट्रांजिटिव पे आते हैं। ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, इसका मतलब x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन z है, और हमें चाहिए x ग्रेटर देन z चाहिए। क्या हम इससे इस पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x किससे बड़ा होगा, z से। और अगर x z से बड़ा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। हम्म, कौन सा, किसमें, पहले बात किसमें करनी, इसमें इसमें इसमें। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये नल सेट है। अच्छा, ये कैसे देखा तुमने, क्या, अरे ऐसे कौन सी चीज होगी जो मैं लिखवा के भूल गया भाई, माल। अच्छा, हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, वहां मैंने सेट ए क्या लिखाया था, क्या लिखवाया था, 1 2 3। अच्छा, और सेट बी क्या लिखवाया था, अच्छा, और यहां सेट ए क्या है, बोले ना वैसे क्या करता है, शर्माता क्यों है। यहां सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर, सेट बी क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसका एलिमेंट 3 2 इसका एलिमेंट है, हाँ। 5 4 इसका एलिमेंट है, हाँ।
7,2 इसका एलिमेंट है। हाँ, अच्छा चलो, ये हो गया। देखो क्या होता है कि मेरे से जो जितना इंटरेस्टिंग डाउट पूछता है ना, उसको बताते वक्त मुझे भी बड़ा उतना ही इंटरेस्ट आता है। अरे इंटरेस्टिंग डाउट, तो फिर बताने में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, तब क्लियर हो, क्लियर है ना बात एकदम। वहां लिखा था सेट कुछ और यहाँ लिखा है सेट कुछ और। वहां किसी और में डिफाइन करना था, यहाँ किसी और में डिफाइन करना था। चलो खैर, ये वाला क्लियर है। एक सवाल और करते हैं इसका, फिर अपन बात करते हैं। तो लिखो, फिर अगला सवाल लिखो। इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया ये? तो अगला लिखें, रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। रिलेशन आर on set of all the triangles. Relation R on set of all the triangles. All the triangles, एक सेट है जिसमें सारे ट्राइंगल हैं। तो रिलेशन R on set of triangles is defined as कैसे है? T1 रिलेटेड T2 को समझा जाए T1 कॉन्करेंट है T2 पे। T1 रिलेशन T2 को कैसे समझना है? T1 कॉन्करेंट है T2, है ना? ये T1 T2 जो है, ये बिलोंग्स टू है T मतलब वही सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो अब हमने कहा कि भाई T1 T2 है, कोई भी दो एलिमेंट है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे ट्राइंगल भरे पड़े हैं, और उसके दो एलिमेंट है T1 T2, और उनके बीच का रिलेशन कैसे पढ़ा जाए? T1 कॉन्करेंट है T2 के। चलो तो फिर वही सब चीजें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो अब T1 रिलेशन T1 ऐसे लिखना पड़ेगा, एलिमेंट टी 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 है, ए बी एक्स वाई की जगह। तो T1 रिलेटेड T1 को क्या समझा जाएगा? T1 कॉन्करेंट है T1 के। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू है, बिल्कुल है। और ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रू है तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रू है और ट्रू है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक पे आते हैं। T1 रिलेटेड T2, और इससे जाना है किस पे? T2 रिलेटेड T1। इसका मतलब T1 कॉन्करेंट है T2 के, और इससे मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत? T2 कॉन्करेंट होगा T1 के। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब हम आ जाते हैं बेटा ट्रांजिटिव पे। तो ये T1 रिलेटेड T2 लिया, T2 रिलेटेड T3 लिया। लिया। और इसका मतलब T1 कॉन्करेंट है T2 के, T2 कॉन्करेंट है T3 के, और दोनों से मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं कि T1 कॉन्करेंट है T3 के। इसका मतलब ये हो गया T1 रिलेटेड T3। इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। और अगर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंस। तो नीचे एक लाइन लिख दिया, देयरफॉर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये मैंने 3 सवाल करा दिए, अब इसमें कोई समस्या हो तो बोलो। यहाँ किसी को समस्या नहीं है? कोई मन में विचार नहीं है? अच्छा, जो घर बैठे हैं वो, उनमें से किसी को कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, चलो तो अब हम 4 सवाल और करेंगे, है ना। अब हम 4 सवाल और करने जा रहे हैं और तुम्हें इनके जवाब, ये 4 सवाल हैं लेकिन हम लिखेंगे कुछ नहीं अब इसमें, है ना। तो इधर मैं लिखने जा रहा हूँ रिलेशन, और यहां मैं लिखने जा रहा हूँ रिफ्लेक्सिव, यहां मैं लिखने जा रहा हूँ सिमेट्रिक, और यहां मैं लिखने जा रहा हूँ ट्रांजिटिव। रिलेशन में लिख रहा हूं एक्स रिलेटेड वाई का मतलब समझा जा रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई, है ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ए ट्रू स्टेटमेंट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल एक्स इज ए ट्रू स्टेटमेंट। क्या ये सिमेट्रिक है, तो इक्वल है तो क्या करें, तो ऑलवेज ट्रू है। सिमेट्रिक में क्या पढ़ा, अगर एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया तो सिमेट्रिक होगा, हजारों हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल 2 बट 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये ट्रांजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल z, देन x ग्रेटर देन इक्वल z। मेरे समझाने वाले बैठ में देखो, मेरा काम तो ये समझाना है। अब अगर किसी को ये नहीं पता, ये मेरे हिस्से का पार्ट नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये तो कॉमन सेंस है। x ग्रेटर देन इक्वल x ये ट्रू है भाई, 2 ग्रेटर देन इक्वल 2 ये क्या है, ट्रू है। इसको फॉल्स थोड़ी ना कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसको फॉल्स कह देंगे तो फिर ट्रू क्या है, 2 2 से छोटा है। ये थोड़ी ना ट्रू होगा, ट्रू तो इसी को बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके अलावा बचा क्या, 2 <2। अब अगर इसको फॉल्स बोल दूंगा तो फिर ट्रू किसको बोलूंगा, 2 <2 को नहीं, इसी को बोलना पड़ेगा। और 2 <2 ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। 2 2 से बड़ा गलत है, हाँ, सही बात है, वो तो छोटा या बराबर हो सकता है। चलो तो फिर ये हो गया। चलो तो फिर अब दूसरे पे जवाब देना है। एक्स रिलेटेड वाई का मतलब समझा जाए एक्स लेस देन ए वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है, अब ट्रांजिटिव पे भी नो बोल दिया। एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो ऑब्वियसली एक्स जेड से छोटा होगा। एक्स वाई से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो ऑब्वियसली एक्स जेड से छोटा होगा। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा एक बच्चे ने हमारे बीच, सर इन क्वेश्चन को नोट करना है क्या। वाह बहुत बढ़िया, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। बेटा जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ नोट करने के लिए ही पढ़ाया जाता है, मनोरंजन के लिए कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जितनी भी चीजें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ ये सब क्वेश्चन होते हैं, और ये सब हमें लिखना होता है, क्योंकि ये सब हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होता है। तो आगे से ऐसा कुछ ना पूछे, जो भी बोर्ड पे कराया जा रहा है वो सब क्या है, नोट करने के लिए ही कराया जाता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं कि L1 रिलेटेड L2, है ना, इसका मतलब समझा जा रहा है L1 पैरेलल है L2 पे। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम दो लाइन की बात कर रहे हैं, L1 L2 लाइन से, लाइंस है ना, लाइंस की बात कर रहे हैं। जैसे अभी ट्राइंगल की बात नहीं की क्या,
ऐसे अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइंस की बात कर रहे हैं। तो दो लाइन का पैरेलल होना ये रिलेशन है ना, दो लाइंस का पैरेलल होना ये रिलेशन है। तो दो लाइन का पैरेलल होना, तो बताओ रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब है L1 पैरेलल है L1 के, L1 पैरेलल है L1 के। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस। क्या ये सिमेट्रिक होगा? अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी? जी हाँ। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L3 के पैरेलल होगी। अच्छा, ट्रांजिटिव है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 भी L3 के पैरेलल होगी। और अगर ये तीनों राइट हैं तो फिर एक चौथा राइट इसको और मिल जाता है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चौथे सवाल पे आते हैं। L1 रिलेटेड L2 का मतलब समझा जाए, L1 परपेंडिकुलर है L2, है ना, पैरेलल लाइंस की बात करो, और यहां परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में आ जाओ, दो लाइन का परपेंड, तो L1 परपेंडिकुलर है L1 के, फॉल्स। L1 परपेंडिकुलर है L1 के, फॉल्स। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी? हाँ। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर हो। ट्रांजिटिव, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, वो तो पैरेलल हो जाएगी, वो तो पैरेलल हो जाएगी, वो तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर सबको, पीछे तक जो घर बैठे हैं वो? सब क्लियर है? ठीक। तो जो घर बैठे हैं उनमें से किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। 3 सवाल वो मैंने किए थे, 4 सवाल ये मैंने कर दिए। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी कल इसके और सवाल करेंगे, लेकिन कल अपन थोड़ा अपग्रेड लेवल वाले सवाल करेंगे इसके। तो अभी कल इसके और सवाल करेंगे, लेकिन कल अपग्रेड लेवल वाले सवाल करेंगे। ये देखो, अब जैसे मैंने ये कहा कि कल हम इसके सवाल करेंगे, एक बच्चे ने तुरंत पीछे मुड़ के घड़ी देख ली। हाँ, अब 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 एक घड़ी तो देख ली तुमने, लेकिन बात ऐसे समझो, अब ये इनको तो नजर ही नहीं आएगा, बेचारे ऑनलाइन वालों को तो समझ ही नहीं पाएंगे बात। हाँ भाई देखो, इस रूम की अगर तुम उसको देखोगे तो इस रूम में एक संकल्प है जो तुम्हारी आंखों के सामने लगाया गया है, और एक घड़ी है जो तुम्हारे पीछे लिखाई गई है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कहां देखना है, यहां, और हमें कहां देखना है, वहां। ये घड़ी इधर भी टाक सकते थे, लेकिन टाकी नहीं। इधर टाक सकते थे, इधर टाक सकते थे, लेकिन टाकी नहीं। कहां टाकी? वहां। ताकि समय सिर्फ कौन देखता रहे, हम। और तुम क्या पढ़ते रहो, संकल्प। ये संकल्प में लिखा हुआ है, मैं अपने अंतर्मन से संकल्प लेता हूं कि, अब ऑनलाइन वालों ने तो शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इनको पढ़ के सुना देता हूं। ये संकल्प में लिखा गया है कि मैं अपने अंतर्मन से संकल्प लेता हूं कि जिस कार्य हेतु मैं अपने स्वजनों से दूर यहां उपस्थित हूं, उसे प्राप्त करने के लिए अपने गुरुजनों की आज्ञा अनुसार, इस वर्ड पे ध्यान दो, गुरुजनों की आज्ञा अनुसार हर क्षण अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा।
मैं अपने लक्ष्य जिसमें मेरे गुरुजनों व स्वजनों से मतलब माता पिता, पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, की प्रतिष्ठा एवं प्रसन्नता निहित है को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। ये ऐसा संकल्प लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए पढ़ के बताया कि ऑनलाइन वालों को नहीं दिख पा रहा होगा, है ना, उन्हें तो सिर्फ बॉडी बोर्ड दिखता है, लेकिन इस तरह का संकल्प हमने एक ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए लगा रखा है। तो ये सामने इसलिए लगा रखा है कि तुम्हें सिर्फ इसको देखते रहना है ना, ये टाइम को नहीं देखना है ना। तो ऐसे मतलब सच में ऐसे मतलब हर चीज को सोच विचार करके लगाया गया है, इसीलिए घड़ी पीछे लगाई गई कि भाई तुम्हें टाइम को नहीं देखना है। टाइम को किसे देखना है? हमें। तुम्हें तो सिर्फ किस चीज को देखना है कि ये जो हम पढ़ा के जा रहे हैं ये तुम्हें याद कैसे रहेगा। याद कैसे, समझने वाली तो बात ही मत करो, क्योंकि अब मैं पढ़ाने आ गया हूं, है ना। तो समझ में आने नहीं आने वाला तो मैटर ही खत्म हो गया। वो तो मैंने कह ही दिया कि भाई समझ में कोई चीज नहीं आई तो दोष किसका? मेरा। मैं दोष लूंगा ही नहीं अपने सर, इसका मतलब मुझे समझाना पड़ेगा, तो वो तो मैटर ही खत्म हो गया। अब बस मैटर सिर्फ तुम्हारे जीवन में एक बच रहा है कि जो मैं पढ़ा के जा रहा हूं वो तुम याद कैसे रखोगे। बहुत बढ़िया बात है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैटर सिर्फ यही है कि तुम लोग याद कैसे रखोगे। बीच में ऑनलाइन वालों का देख लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक बार फर्स्ट रिलेशन का सिमेट्रिक फॉल्स क्यों है बता दीजिए। अच्छा, एक बार फर्स्ट देखो अब दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और ये चलो ठीक है सर, एक बार फर्स्ट रिलेशन का सिमेट्रिक बता दीजिए। ये फर्स्ट रिलेशन रहा और हमें इसका सिमेट्रिक देख, अच्छा ये अभी तक इक्वल टू पे अटका हुआ है। तो बेटा इसका एक क्रॉस एग्जांपल ले लिया, 3 > इट इज ट्रू, बट 2 > 3 इट इज फॉल्स। इससे ये थोड़ी ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है आयुष, बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो अब हम उस सवाल पे आ जाते हैं जो मैं कल तुम्हें देख के गया था। अब हम उस सवाल पे आ जाते हैं जो मैं कल तुम्हें दे के गया था। क्या था वो सवाल? y = 3x - 1 अपॉन कितना था? क्या बात कर रहे हो, कल मैं जाते वक्त एक ग्राफ बनाने के लिए नहीं दे के गया? अच्छा, मैं कल तुम्हें सवाल नहीं दे के गया था। अच्छा, ये है बात। यार कल मैं किस बीच में सवाल दे के गया था? यार A2 वालों की तो मंडे को क्लास थी। नहीं वो तो उनको तो मैंने दूसरा दिया पहले दिन। चलो कोई बात नहीं, मान लिया यार मैं कल सवाल ही नहीं दे के गया। तो चलो, तो आज हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है y = 3x - 2 अपॉन x - 2। चलो कर, आज तो फिर दूसरा होमवर्क भी देना पड़ेगा। हम्म, खैर चलो, ये एक ग्राफ बनाना है अपने को घर पे, y = 3x - 1 अपॉन x - 2, है ना। इस ग्राफ का सिलेक्शन से कोई लेने देना नहीं है, इस ग्राफ का सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। सिलेक्शन एक अलग चीज है, ये ग्राफ आना नहीं आना एक अलग चीज है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हिंट देता हूं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c²। ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हिंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c²। ग्राफ बनाना है, ग्राफ के लिए हिंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c²। ठीक है, अब होमवर्क में लिख लेते हैं क्या करके आना है। एक तो डीपीपी नंबर 1 करके आनी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वही xy = c²।
तो एक तो डीपीपी नंबर 1 करके आनी है, और शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, वो तो रेजो सर पे मिलेगा, है ना। ऑफलाइन का मुझे पता नहीं कब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर ऑनलाइन मिल गया होगा। पैकेट में आ गया। हाँ। अच्छा, पैकेट घर भिजवा दिए, तुम भी घर ही चले जाते, तुम कहाँ को। सेक्शन ए और पार्ट सेकंड में सेक्शन ए। तो एक्चुअली वो जो 10 मिनट पहले अपन फ्री हुए ना, वो एक्चुअली इस सवाल के चक्कर में फ्री हो गए। मुझे पता था, मैंने सोचा ये डिस्कस करना है मुझे, पर डिस्कस ही नहीं करना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो थोड़ा सा जल्दी इसलिए फ्री हुआ, मुझे पता, मेरे को लगा मैं कल ये पहली क्लास में मैं ये सवाल दे जाता हूँ हमेशा, और मुझे दूसरी क्लास में इसको डिस्कस करना होता है, तो मैं भूल गया इसको दे के जाना। नहीं नहीं, वो नहीं दे सकते, वो कल देना पड़ेगा। एक्चुअली ऑर्डर होता है हर चीज का, ऐसे थोड़ी ना होता है कि अब एक दिन भूखे रहे तो 2 दिन को एक साथ खा लेंगे। भाई 2 दिन का एक साथ खाएंगे, मान लो एक दिन नहीं खा पाए तो ऐसे थोड़ी ना दूसरे दिन 2 दिन का खाएंगे। फिर 2 दिन का खाएंगे तो फिर 3 दिन तक नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए देंगे तो आज एक ही, ऐसे थोड़ी ना एक नहीं दिए तो 2 दे देंगे। चलो, तो ये सवाल करना है, नीचे होमवर्क लिख दिया मैंने, डीपीपी नंबर 1 शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन है और पार्ट सेकेंड सेक्शन ए। चलो, तो यहीं तक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। हिंट क्या था? अच्छा, एक बच्चा और कह रहा है सर पढ़ा दीजिए। नहीं, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, है ना। नहीं नहीं, अब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, टेंशन मत लो, ऐसे में नहीं पढ़ा। देखो, ऐसे मत सोचो कि अब ये 10 मिनट है तो हम कुछ बहुत ज्यादा, देखो टाइम हमेशा क्या होता है कि मतलब ऐसे नहीं होगा कि टाइम 10 मिनट है अब हम उसके लिए पढ़ रहे हैं। कभी 10 मिनट जल्दी भी छूट सकते हैं, कभी 10 मिनट ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब हालांकि 10 मिनट ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, मतलब अगर मेरे रिकॉर्ड को पिछले को देखा जाएगा, 10 मिनट कभी भी ज्यादा नहीं होंगे, 10 मिनट जल्दी ही छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि मैं उस टाइप का स्टूडेंट हूं कि भाई अगर पेपर के लिए 3 घंटे मिल रहे हैं तो अपने को 2.75 घंटे में फिनिश करना है। अपने को भाई अगर मुझे किसी चीज को समझाने के लिए 1.5 घंटा मिला है, तो मेरी काबिलियत तब है जब मैं उसको 1.25 घंटे में समझा के दूं, और बच्चे को 15 मिनट फ्री दूं, जाओ ऐश करो, है ना। तो मैं उस सिद्धांत पे काम करता हूं। तो इसलिए कभी 10 मिनट अपन जल्दी भी फ्री, हालांकि आज तो रीजन था, पर अपन फ्री हो जाए तो रिलैक्स रहो। और ये 10 मिनट की कीमत तुम्हें कभी भी नहीं चुकानी पड़ेगी, है ना। इस 10 मिनट की कीमत तुम्हें कभी भी नहीं चुकानी पड़ेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं अभी स्लो चल रहा हूं तो मैं बाद में कभी फास्ट होऊंगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसा तुम पता कर सकते हो, है ना, मेरे पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं फास्ट नहीं होऊंगा कभी भी, हमेशा ऐसे ही चलेगा, है ना। और दूसरी बात, इसका ये मतलब भी कभी भी नहीं होगा कि हमने थोड़ा सा कम समय पढ़ा है तो हमने बाकियों की तुलना में कम पढ़ा है। ऑनलाइन है सब कुछ, आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और कहीं और किसी और ने कितना पढ़ा है, तो ये चेक कर सकते हैं। सब कुछ ओपन है ना। तो वो चेक कर सकते हैं, आंखें खोल के रहें, अंधविश्वास किसी पे भी ना करें। हाँ हाँ, सच बात है, अंधविश्वास कभी भी ना करें, है ना। अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, क्योंकि भविष्य किसका है? तुम्हारा। और व्यक्ति को अपने भविष्य के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? जागरूक। और अगर अंधविश्वास किसी पे करना है, नहीं नहीं मुझ पे नहीं करना, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंधविश्वास अगर तुम्हें किसी पे करना है तो वो एक ही व्यक्ति है, हमारे पेरेंट्स। जीवन में अंधविश्वास अगर किसी पे करना चाहते हो तो वो माँ बाप हैं। माँ बाप के अलावा कभी किसी पे अंधविश्वास मत करना, कलयुग है इसलिए कह रहा हूं। माँ बाप के अलावा कभी किसी पे अंधविश्वास मत करना, क्योंकि सिवाय माँ बाप के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो अपने से पहले तुम्हारा भला देखेगा। उसके अलावा हर व्यक्ति दुनिया में पहले अपना भला देखेगा, बाद में तुम्हारा देखेगा। लेकिन सिर्फ पेरेंट्स एक ऐसे होते हैं जो पहले अपने बच्चे का भला देखते हैं, बाद में अपना भला देखते हैं। तो अगर अंधविश्वास करना है तो दुनिया में एक ही है,
और वो कौन है? माँ बाप है। उसके अलावा बाकी किसी पे अंधविश्वास ना करे, उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, मुझ पे भी ना करें, किसी पे ना करें, सिवाय किस पे करें? माँ बाप पे करें, है ना। अभी एक बच्चे ने लिखा है, सर तो जो सर 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, नहीं नहीं, जो कोई और क्या करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये जितनी भी बातें मैं बोलता हूं ये सब मेरी व्यक्तिगत राय है, इसका इंस्टीट्यूट और बाकी किसी टीचर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्लियर कर दूं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना रहे। अरे बाद में ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे ना। ये सब सब कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इससे बाकी किसी टीचर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है, सर कोई रेफरेंस बुक बता दीजिए। कल भी पूछ लिया क्या? तो मैंने कल जवाब दे दिया होगा। अच्छा अच्छा, ये अच्छा रेफरेंस बुक के बारे में मैं बता देता हूँ। रेफरेंस बुक के बारे में मेरे ये विचार हैं कि मुझे अपने पढ़ाए हुए पे पूरा विश्वास है। रेफरेंस बुक बता दिया है क्या? फिर क्या है, तुमने तो मना किया है। तो फिर ये कौन नालायक बच्चा है जो आज फिर बुक पूछ रहा है? नहीं, एनसीईआरटी अभी नहीं करनी है बेटा, एनसीईआरटी कल दूंगा। कल जब मैं ये पूरा समझा दूंगा, रिले इक्विवेलेंस रिलेशन तब दूंगा, है ना। तो इसलिए मैंने बुक नहीं बताता कोई भी, है ना। चलो ठीक है, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर कल मिलते हैं बेटा, है ना। होमवर्क जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब कल मिलते हैं।